शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का कल आपको यह बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। दोस्तों नमस्कार। देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 का डुगडुगी बज चुका है। अधिसूचना जारी हो गई है। अब आपको 4 मई के पहले तक कहीं और एंजॉय करने के लिए नहीं जाना होगा। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां आपका एंजॉय कराएंगी और उसी चिर परिचित अंदाज में चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे और नरेंद्र मोदी को ये कहा जाता है कि वो नैरेटिव खुद सेट करते हैं और नैरेटिव सेट करते हुए वो दिखाई भी दिए और उनका पहला ही जो कार्यक्रम लगा वो तेलंगाना में लगा और तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में उसी पुराने राह पर लौटते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री लगातार भारत विकसित होने की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो है अर्थव्यवस्था लगातार बहुत तेजी से पटरी पर दौड़ रहा है और हम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब तेलंगाना में चुनावी जनसभा कर रहे थे, पहला ही चुनावी जनसभा, तो उन्होंने न तो 5 ट्रिलियन की बात की, न उन्होंने रोजगार की बात की, न भारत के विकसित होने की बात की, न किसी तरह के विकास की बात की। वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बात की किसकी? शक्ति की। अब ये शक्ति कहाँ से आ गया? शक्ति पर उन्होंने पूरे अपने भाषण को, पूरे रैली के दौरान जो उन्होंने भाषण दिया उसको उन्होंने केंद्रित कर दिया शक्ति पर। और शक्ति पर क्यों केंद्रित कर दिया? क्योंकि ठीक एक दिन पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस के राहुल गांधी कि ये यात्रा का समापन महाराष्ट्र के मुंबई में हो रहा था और महाराष्ट्र के मुंबई में राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। उस शक्ति का उन्होंने जिक्र थोड़ा दूसरे रूप में किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो शक्ति है कौन, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से ये हमला किया कि मैं उस शक्ति से लड़ रहा हूं जिस शक्ति के लिए वर्तमान सरकार काम कर रही है, उसी शक्ति को सब कुछ दे रही है, उसी शक्ति के हवाले देश को कर दिया है और उसी शक्ति के जाल में हमारा प्रधानमंत्री फंसा है और वो शक्ति जैसे चाहती है वैसे ही प्रधानमंत्री करते हैं। वो शक्ति सेट करती है कि आपको सुबह कहाँ रहना है, दोपहर में क्या बोलना है, रात को क्या बोलना है, शाम को क्या ट्वीट करना है, वो शक्ति तय करती है। वो शक्ति कौन है उसको राहुल गांधी ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जिस शक्ति का नाम ले रहे थे, जिस शक्ति के बारे में वो लगातार राहुल गांधी बोल रहे थे, वो शक्ति कौन है, वो जनता के ऊपर वो छोड़ रहे थे कि वो शक्ति कौन है। और जनता में ये बहुत पहले से राहुल गांधी नैरेटिव सेट करते आ रहे हैं कि देश के अंदर जो पूंजीपति हैं वो नरेंद्र मोदी की कमजोर नस पकड़े हुए हैं और वो उसी हिसाब से दबाते हैं और देश का प्रधानमंत्री वैसे ही करता है। इशारा था अंबानी और अडानी की तरफ कि अंबानी अडानी देश की सरकार को चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे हैं। उनकी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, उनकी शक्तियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी अपने भाषण को दे रहे थे। लेकिन एक दिन बाद जब प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव को लेकर पहले ही रैली वो करने पहुंचे तेलंगाना, तो उन्होंने शक्ति पर राहुल गांधी को घेरा
और राहुल गांधी को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से देवी देवताओं का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जिस शक्ति का बात कर रहे हैं कि शक्ति को हमको खत्म करना है, यानी राहुल गांधी अंबानी और अडानी जैसी शक्तियों को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन नैरेटिव में प्रधानमंत्री बदल दिए और प्रधानमंत्री इसके लिए जाने जाते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वो शक्ति कोई और नहीं, हमारे धार्मिक शक्ति है, यानी हिंदुओं की शक्ति। आप समझ रहे होंगे हिंदुओं की शक्ति क्या है। हिंदुओं में शक्ति कहा गया है मां पार्वती को, हमारे यहां शक्ति कहा गया है दुर्गा को, यानी हमारे यहां जो दुर्गा के 9 अवतार हैं, 9 रूप हैं, वो सभी शक्ति हैं। हमारे यहां मां सीता भी शक्ति हैं, हमारे यहां पार्वती भी शक्ति हैं, मां लक्ष्मी भी शक्ति हैं, काली भी शक्ति हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू वोट को मोबिलाइज करने के लिए पहले ही रैली में उन्होंने इसी बात का जोर दिया कि राहुल गांधी वास्तव में हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, यानी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। शक्ति कौन है? शक्ति हमारी आराध्य देवी हैं। उनका ये वो सेट कर रहे थे और उसी पर वो केंद्रित करके अपना वो पूरा भाषण उन्होंने तेलंगाना में दिया और सिर्फ बार बार उन्होंने शक्ति का नाम लिया। शक्ति का नाम वो लेते लेते यहां तक आ गए कि हमारी जो मातृशक्ति है वो सर्वोपरि है। वो फिर ये कहने लगे कि हमारे लिए माताएं बहनें सर्वोपरि हैं और ये मेरे लिए शक्ति हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी इनका अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस इनका अपमान करती है। और उन्होंने बार बार कहा कि कांग्रेस इस बात को कभी नहीं स्वीकारती कि हम हिंदू देवी देवताओं का आदर करें या सम्मान करें या हिंदुओं का सम्मान करें। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि हमारी जो देवियां हैं उनका राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं। बड़े हास्यास्पद बात तो यह है कि आखिर हमने आज का जो शीर्षक दिया है वो शीर्षक है धूर्तता और मूर्खता। वैसे राजनीति में ये दोनों शब्द बहुत ही चरितार्थ होते हैं और ये राजनीति इनके बिना आगे नहीं बढ़ती है। अब ये इसमें कौन धूर्त है कौन मूर्ख है हम आपके ऊपर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर उसमें नैरेटिव यही गढ़ा जाएगा कि इनको ये धूर्त कर रहे हैं, इनको ये मूर्ख कर रहे हैं। तो फिर आप हमको कहेंगे कि तुम कौन होते हो धूर्त और मूर्ख कहने वाले। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वो धूर्त होता है, वो मूर्ख होता है, लोगों को धूर्तता के आड़ में वो मूर्ख बनाता है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी को या राहुल गांधी के भाषण को लेकर के राहुल गांधी को मूर्ख तो कहा जाता है लेकिन धूर्त नहीं कहा जाता, और वैसे ही प्रधानमंत्री को मूर्ख नहीं कहा जाता, धूर्त कहा जाता है। तो ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ अगर एक व्यक्ति को आप मूर्ख कह रहे हैं तो दूसरे तरफ दूसरे व्यक्ति को आप धूर्त कह सकते हैं, क्योंकि देश को अगर विकसित करना है तो यहां मूर्खता और धूर्तता का स्थान नहीं होना चाहिए, यहां पारदर्शिता का स्थान होना चाहिए। लेकिन जो हमारे ये नेता होते हैं ये कभी भी उस रास्ते पर नहीं आते, हकीकत के रास्ते पर नहीं आते हैं। ये हमेशा अपना नैरेटिव सेट करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये भारत पाकिस्तान करते हैं, ये कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिसमें कि यही परिलक्षित होता है और पूरा का पूरा फिर चुनाव का सिनेरियो बदल जाता है और चुनाव धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर होने लगता है। न यहाँ विकास की बात होती है, न रोजगार की बात होता है, न स्वास्थ्य का बात होता है, न एजुकेशन की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ धूर्तता और मूर्खता की बात होती है। और यह शुरुआत कर दिया है, प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया और यहां से अब इसकी शुरुआत हो गई। आरोप प्रत्यारोप चलेंगे और इसका भरपूर आनंद देश के लोग उठाएंगे, लेकिन फंसेंगे भी देश के ही लोग। कारण क्या है कि एक दिन एक बूंद स्याही की उंगली पर लगेगी और उसी दिन अपने पूरे अधिकार को ये इन्हीं धूर्तों और मूर्खों को समर्पित कर देंगे। फिर ये जैसे हमको रखेंगे उसी में फिर रहने को हम विवश होंगे। अब वो चाहे आप हंसते हुए अपना समय काटिए
5 साल का या रोते हुए काटिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिधर गए हैं, जैसा किया है आपने, वैसा फिर फसल काटेंगे। अब हम यहां इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि आप देखिए इस 10 साल में कितनी वैकेंसी आई, कितने युवाओं को रोजगार मिला, इस पर बात नहीं होती। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आज टिप्पणी की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक भी बात नहीं छुपाना है, पूरी बात सामने ले आनी है, पूरा का पूरा जो भी है लेखा जोखा सबको सामने ले आओ। यानी अब तक जो लेखा जोखा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौंपा था इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ यही था कि कितने का बॉन्ड खरीदा गया और वो बॉन्ड के जरिए कितने पैसे दिए गए। उसमें यह नहीं पता चल पा रहा था, यह तो पता चल जा रहा था कि किसने खरीदा, लेकिन यह नहीं पता चल रहा था कि उसने किसको दिया, किस किस पार्टी को उसमें से बांटा, यह नहीं पता चल पा रहा था, और कितना कितना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एकदम उसको साफ कर दिया और कहा कि नहीं, यह सब कुछ बताना होगा कि किस डेट में दिया, किस पार्टी को कितना दिया और किस किस पार्टी ने उसको भुनाया, यह सारी जानकारी देनी होगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नंबर है, जो सीरियल नंबर है, उसको भी जारी करना होगा। यानी ये अब ये इससे ये आस बधी है जो जो लोग इस मामले को लेकर के एक्टिविस्ट और वकील देश के बड़े ये लोग लेकर के जो गए थे सुप्रीम कोर्ट मामले को, उनको शायद कुछ जो है राहत मिल जाएगी और उनको शायद इस बात का संतोष हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया और जो उसके बाद जो स्थितियां आई हैं, जो उससे साफ हो गया कि वास्तव में इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको कितना मिला, किस कंपनी ने किसको कितना दिया और कितना उसने भुनाया, ये सारी जानकारी उपलब्ध होगी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख और दिन मुकर्रर किया है वो 21 मार्च गुरुवार का दिन है। उसी दिन शाम को 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को ये सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया कि जैसे ही आपके पास ये सारे डेटा आते हैं, तुरंत उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सी मृत्युदेव को दीजिए इजाजत।